हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपने अपने जगह से अपने अपने यथासंभव जहां भी आप लोग को जिस प्रकार से संसाधन बन रहा है वहां से आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आपने मेरे सारे वीडियोस को अगर देखा है तो बहुत बहुत आभार। अगर नहीं देखा है तो आपको मैं देखने के लिए एक बार जरूर कहूँगा, सलाह दूंगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलते हैं, आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। पिछले वीडियोस में आपने देखा था 1793 के बारे में, चार्टर अधिनियम की शुरुआत हुई थी वहाँ से। तो 1793 में काफ़ी कुछ हम लोगों ने चर्चा किया। यदि आप 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम को अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो मैं आपको कहूँगा, सलाह दूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये अधिनियम समझने में आसानी हो। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हमारे इस चैनल पर 1600 ईस्वी से शुरू है, 1600, 1726, 1773, 1781, 84, 1786, 1793। इसके बाद आज की वीडियो में हम 1813 के चार्टर अधिनियम पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे शुरुआत से वीडियो देखेगा तो आपको राजलेख, चार्टर अधिनियम ये सब के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। मैं आपको बताते चलूं कि जब ये चार्टर अधिनियम लाया जा रहा था तो इस वक्त भारत के जो वायसराय थे, जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे, भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, और इसके पहले जो थे वो लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। तो यहाँ इसमें क्या हुआ था, जैसे कि 1784 में ही आपको बताया गया था, 1784 के अधिनियम में आपको बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना शिकंजा कसते जा रही थी। एक तरफ जहां ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना व्यापार कर रही थी, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा रही थी, वही जब उसको ज़्यादा बेनिफिट को देख करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि क्यों नहीं भारत में अब हम अपने ही कंपनी को कंट्रोल करके हम अपना यहाँ पर प्रभुत्व जमाए। कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी भारत पर नज़र लगनी शुरू हो गई। तो 1784 में आपने देखा कि किस प्रकार से वो जो अधिनियम लाया, तो उस अधिनियम में गवर्नर जनरल को पावर को बढ़ाया, गवर्नर जनरल को शक्तियों को बढ़ा दिया और यहाँ तक कि द्वैत शासन प्रणाली ला दिया। यानी कि एक तरफ निदेशक मंडल जो कंपनी के ही जो प्रोप्राइटर थे वो थे, और एक तरफ नियंत्रक मंडल जो सीधे ब्रिटेन के सम्राट नियुक्त कर रहे थे, जिसमें 6 सदस्य था। यानी कि कंपनी के मामलों में ब्रिटिश पार्लियामेंट की हस्तक्षेप बढ़ने लग गई थी। उसके बाद जो है 86 में जब लॉर्ड कर्नवालिस आया तो अपने साथ वो भी ढेरों पावर लेके आया, प्रधान सेनापति का यानी कि कमांडर इन चीफ का पावर लेकर के आया। तो धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर 93 में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने कर्मचारियों को, गवर्नरों को वेतन की व्यवस्था जो है वो भारतीय राजस्व से किया। यानी हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में अपना शिकंजा कस रही थी, और ये व्यवस्था पहले ही हो चुका था कि हर एक 20 वर्ष पर एक चार्टर अधिनियम आएगा जिसके तहत बदलाव की होते रहेगी नियम अधिनियमों में। तो 20 वर्ष पर यानी कि 1793 में जब पहला चार्टर अधिनियम आया, इसके बाद जो चार्टर अधिनियम आया वो 20 वर्ष के बाद आया 1813 में। तो क्या कुछ है 1813 के इस चार्टर अधिनियम में, हम उस पर ही चर्चा करेंगे। तो 1813 के इस चार्टर अधिनियम में जो है आप देखिए, पहले ही वो नजर बना लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि भाई इसको धीरे धीरे समाप्त करना है, एक बार में हमें समाप्त नहीं करना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। यानी कह सकते हैं कि कुछ अधिकारों को रहने दिया और बाकी सारे अधिकारों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया। जिसमें क्या अधिकार रहने दिया, भारत के साथ चाय अफीम का व्यापार पर एकाधिकार रहने दिया, चाइना के साथ व्यापार करने का ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार रहने दिया, बाकी सारे मामलों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का व्यापारिक अधिकार को छीन लिया। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब हमसे पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूपेण व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया, तो हम 1833 के अधिनियम में कहेंगे। लेकिन आंशिक रूप से कहेगा, यानी कि चाय अफीम और चीन के साथ व्यापार रहने दिया है, तब हम 1813 का चार्टर अधिनियम कहेंगे। इसके बाद अंग्रेजों को लग भी रहा था कि क्यों ना हम भारत में अपना अगर दबदबा बना रहा है
भारत को अगर पूर्ण रूप से अपने ही कंट्रोल में रखना है तो यहाँ के लोगों को हम अपने ही कल्चर में ढाल पाएंगे, तो जा करके हम कामयाब होंगे। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, इसके लिए उन लोगों के दिमाग में एक खुरपाती माइंड आया कि हम भारतीय लोगों को इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था देंगे, इंग्लैंड की कल्चर देंगे। अगर वो यहाँ अंग्रेजी सीखेंगे, अगर वो इंग्लैंड के कल्चरों को अपने अंदर समाहित करेंगे, तो भारत में हमारे लिए शासन स्थापित करना बड़ा ही आसान होगा। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि भारतीयों को पढ़ाने के लिए, हम भारतीयों को पढ़ाने के लिए, हमारे पूर्वजों को पढ़ाने के लिए 1813 के चार्टर अधिनियम में एक प्रावधान किया कि प्रत्येक वर्ष भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया हम खर्च करेंगे। यानी सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया का प्रावधान किया गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत? तो हम कहेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। और साथ ही साथ यहाँ पर अब धर्म के मामले में हमारा देश शुरू से ही परंपरावादी रहा है, हम परंपराओं को निर्वहन करने वाले हैं। चूंकि हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो भाई किसी चीज के साथ खिलवाड़ कर लो, अंगुली या सवाल या आवाज नहीं निकलती है, न खड़ा होती है, लेकिन धर्म के साथ होता है तो बहुत जोर शोर से लोग निकालते हैं। बाय द वे, मेरा कहने का मतलब है कि हम थोड़ा धर्म के मामले में ज़्यादा सजग हैं। शिक्षा में रहे ना रहे, लेकिन धर्म के मामले में बहुत सजग हैं। लेकिन शिक्षा में भी हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत ही जबरदस्त रही है, हम जगत गुरु कहलाए हैं। अब उसी समय क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ये भी प्लान बनाया कि भाई अगर हम यहाँ धर्म भी अपना धीरे धीरे बढ़ाएं, अगर हम ईसाई धर्म को यहाँ पर फैलाएंगे और भारतीय लोगों को लालच देकर अगर हम धर्मांतरण करवाएंगे, धर्म को कन्वर्ट करवाएंगे, तो और आसानी से हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे 2 चीज बड़ा उन लोगों ने एक फैक्ट लाया। एक कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही। दूसरी बात कि भाई भारतीयों को धर्म बदलेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा यहाँ पे कब्जा करना। इसलिए उन लोगों ने पहली बार ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम आओ और धर्म का यहाँ प्रचार करो और यहाँ जितना हो सके भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करो ताकि हम यहाँ पर शासन करते रहें। तो यहाँ पर शासन करने के लिए 2 बड़ा इफेक्ट है। एक तो ईसाई मिशनरियों को बुला दिया, ऊपर से 1 लाख रुपया खर्चा करेगा। और इसी के तहत आप लोगों को बताते चले कि जब 1813 के चार्टर अधिनियम में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीयों के शिक्षा पर खर्चा करने की बात जब कही गई, प्रावधान जब किया गया, तो इसी अधिनियम के तहत जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन हुआ था 1823 ईस्वी में। और बाद में चल करके जो है भारत में उच्च शिक्षा का आधार अंग्रेजी एक माध्यम बना था, जिसमें आप लॉर्ड मैकाले ये सब का नाम सुनते हैं, वो एक इतिहास का विषय है, लेकिन यहाँ से कंटेंट जुड़ता है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो 1 लाख रुपया खर्चा, ईसाइयों को यहाँ पर धर्म प्रचार करने की आज्ञा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया, यानी कि कुछ रहने दिया। तो क्या रहने दिया? भारत के साथ चाय का व्यापार, अफीम का व्यापार और चीन के साथ एकाधिकार, बाकी सारे मामले में इसके समाप्त कर दिया। ठीक है। इसके बाद क्या किया कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई, जब कलकत्ता की चर्चा होती है तो आपको याद होगा कि कलकत्ता के गवर्नर को, यानी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर में एक पद जोड़ दिया गया था जनरल, और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जोड़ा गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और ये बहुत ही पावरफुल था उस टाइम। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि कलकत्ता के गवर्नर हो, मद्रास के गवर्नर हो, बंबई का गवर्नर हो, ये जो विधि बनाएगा भारत में शासन करने के लिए, इसको पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के तरफ से जो है अप्रूवल लेना होगा, अनुमोदन लेना होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहा है ये। पहले जो चीज था ये अपने हिसाब से चला रहा था। कंपनी जो है, जो यहाँ पे कर रहा था, तो उसका जो प्रोप्राइटर था, जो इसका मालिक था, जो निदेशक मंडल के सदस्य विधि बना रहे थे, गवर्नर जनरल उसको संचालित कर रहा था। अब यही 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या कह रहा है कि भाई सुन, अब तुम जो भी कानून बनाएगा ना, उसको पहले हमारे पास ला, ब्रिटिश पार्लियामेंट से तू पास करा। यानी यहाँ पर दखल अंदाजी और बढ़ गया। 84 में दखल अंदाजी के लिए पहला कदम रखा, 86 में और पावरफुल बनाया। 84 में आपने देखा कि गवर्नर जनरल को बिट्टो पावर दिया, 86 में आपने देखा गवर्नर जनरल को
अपने तरीके से अपने परिषद के नियमों को निरस्त करने का पावर दिया। 93, 13 और 13 में यहाँ दखल अंदाजी कर रहा है कि अब तू जो भी करेगा वो हमसे अप्रूवल लेगा, अनुमोदन लेगा। और इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, एकदम लास्ट में ये मैंने लाइन को लिखा है कि इस अधिनियम द्वारा यानी 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। यानी आप यहाँ पर एक 1793 में भी आपको कहा था, और क्या बोलते हैं 1793 में कहा था कि भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधि द्वारा शासन की नींव 93 में रखा। लेकिन अगर संवैधानिक स्थिति की बात करेगा यानी औपनिवेशिक दर्जा औपचारिक रूप से औपनिवेशिक बनाने का जो प्रयास किया है, औपचारिक रूप से औपनिवेशिक बनाने का जो प्रयास किया है वो 1813 से। ये यहाँ पर अपना संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करता है कि हम भाई इस तरीके से आने वाले समय में भारत को हम चलाएंगे, इस विधि से हम चलाएंगे, ये हमारा विधि होगा यानी संवैधानिक हमारा स्थिति होगा। तो पहली बार ये यहाँ पर करने का काम किया है 1813 में। और 1773 में कहा था आपको कि कंपनी के लिए पहली बार लिखित संविधान, भारत में शासन के लिए पहली बार लिखित विधि का शासन की नींव, और भारत में ब्रिटिश अधिकारिता क्षेत्र में संवैधानिक स्थिति को पहली बार परिभाषित कर गया। यानी औपचारिक रूप से भारत में उपनिवेशिक कदम बढ़ाना जो शुरू किया वो 1813 में, और धीरे धीरे आते आते ये जो है से पूर्ण रूप से यहाँ पे उपनिवेश अपना स्थापित कर लिया ब्रिटिश पार्लियामेंट। समझे? तो आज के इस वीडियो में अगर हम जो देख रहे हैं कुछ ज्यादा आपको याद नहीं रखना 1813 के चार्टर अधिनियम में। एक बार हम रिपीट किए चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से 1833 में। क्या रहने दिया 1813 में? तो भारत के साथ चाय, अफीम और चीन के साथ एकाधिकार, व्यापार का अधिकार। और क्या रहा? तो भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार का आदेश, 1 लाख रुपया खर्चा। पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया कि आने वाले समय में इस प्रकार से हम भारत को संचालित करने वाले हैं, इस विधि से हम संचालित करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह हमारा आज का जो 1813 का चार्टर अधिनियम है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पीछे भी करके स्किप करके आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी एचडी में करके लिख सकते हैं। आपको ये आज का कंटेंट कैसा लगा, ये अधिनियम कैसा लगा, आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।